गणपति बप्पा मोरिया। आज हम बात करने वाले हैं गणपति बप्पा के बारे में। गणेश चतुर्थी आ ही रही है और सबसे इम्पोर्टेंट लाल बाग के राजा के बारे में। पहले समझते हैं कि गणेश चतुर्थी का क्या महत्व है और गणेश चतुर्थी मनाई क्यों जाती है और आखिर गणपति बप्पा का विसर्जन होता ही क्यों है। हमारे लाड़के गणपति बप्पा बुद्धिमत्ता के तो देवता है ही हैं, लेकिन वो विघ्नहर्ता भी हैं। इसी तरह जब महर्षि व्यास महाभारत लिखने बैठे तो उन्होंने ये सोचा कि कौन उनका एक महाकाव्य जल्द से जल्द लिख के पूर्ण कर सकता है, अर्थ समझ के और समझा के। तो व्यास जी को गणपति बप्पा की याद आई। गणपति बप्पा ने भी हाँ कहा, लेकिन एक शर्त पे कि व्यास जी आप कथन करना रुकेंगे नहीं और मैं लिखना रोकूंगा नहीं। व्यास जी भी मान गए। व्यास जी ने कहा कि मैं आंख बंद करके पूर्ण महाभारत बताऊंगा, लेकिन हर श्लोक का मतलब तुम बताते जाओगे। जब गणपति हर श्लोक का मतलब बताते थे तो व्यास जी सांस ले लेते थे। व्यास जी ने 9 दिन बिना थके आंख बंद करके पूर्ण महाभारत काव्य का कथन किया और गणपति बप्पा भी पूर्ण 9 दिन सारे श्लोक लिखते गए। 9 दिन बाद जब व्यास जी ने आंखें खोली तो देखा कि गणपति बप्पा का टेम्परेचर यानी कि गर्मी उनके अंदर बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि 9 दिन लगातार वो काव्य लिख रहे थे। तो व्यास जी ने उनकी बॉडी की गर्मी को शांत करने के लिए नदी में विसर्जन कर दिया। इसी प्रथा को हम आज तक फॉलो करते हैं, इसलिए 9 दिन हम गणेश चतुर्थी मनाते हैं और 10वें दिन गणपति बप्पा का विसर्जन करते हैं। तो अब मालूम करते हैं कि सार्वजनिक गणेश उत्सव कब से चालू हुए। ये हुई थी 1893। जी हाँ, आजादी से बहुत पहले स्वतंत्र सेनानी श्री बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने चालू किया सार्वजनिक गणपति उत्सव पूरे पुणे और महाराष्ट्र में। आजादी के पहले अंग्रेजों ने भारतीयों को जमाबंदी यानी कि एक साथ आके कोई प्लानिंग करने को मना करने के लिए इमरजेंसी कर दी थी। इस इमरजेंसी के चलते भारत निवासी एक साथ एक गट में मिलके बातें करना या मिलना सख्त मना था। इसके ऊपर उपाय निकाला बाल गंगाधर तिलक जी ने। उन्होंने कहा कि रिलीजियस एक्टिविटी के लिए हम एक साथ आ सकते हैं, हम किसी प्लानिंग के लिए या अंग्रेजों के खिलाफ कोई षड्यंत्र के लिए एक साथ नहीं आ रहे। इसी बहाने सार्वजनिक गणेश उत्सव से सारे फ्रीडम फाइटर्स एक साथ आते थे और मीटिंग करते थे, और तब से सार्वजनिक गणेश उत्सव आज तक मनाया जा रहा है। आज पूरा भारत गणेश उत्सव मनाता है और गणपति बप्पा अपने घर लेके आता है। लेकिन लालबाग की राजा की बात ही कुछ और है। वो है नवसाचा गणपति, यानी कि आपकी जो भी मन्नत होगी लालबाग का राजा पूरा करता ही है। श्रद्धालु लालबाग के राजा का दर्शन करने के लिए पूरे 2 दिन लाइन लगाते हैं ताकि उनके चरण स्पर्श कर सकें। अब जानते हैं कि लालबाग का राजा का इतिहास और क्यों उन्हें कहते हैं कि मन्नत का गणपति। 90 साल पहले यानी कि 1934 में पहली बार लालबाग में वो विद्यमान हुए। उनकी स्थापना की कोली कम्युनिटी ने, यानी कि मछुआरे और वहाँ के लोकल छोटे बिजनेसमैन। 2 साल पहले उनका बिजनेस पूरी तरह से ठप हो गया था, क्योंकि तब 1930s और 25s में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। तो जो छोटे बिजनेसमैन थे वो पूरी तरह से बेरोजगार हो गए थे। तो उन्होंने मन्नत का गणपति रखा। लालबाग का राजा, पहली बार लालबाग के राजा के मूर्तिकार थे मधुसूदन ढोंडू जी कामले। इन्होंने लालबाग का राजा बाकी सारे गणपतियों से थोड़ा सा अलग बनाया। इन्होंने उन्हें पतला बनाया, सुडौल शरीर बनाया और उनकी आंखें छोटी बनाई। पहली बार जब लालबाग का राजा की मूर्ति आई तब वो मूर्ति एक कोली के रूप में आई, यानी कि मछुआरे के रूप में। उसके बाद हर साल अलग अलग आर्ट फॉर्म्स में वो मूर्तियां आते गई। जब भारत आजाद हुआ तो नेहरू के रूप में वो मूर्ति आई। आजादी के बाद गांधी जी वाली मूर्ति आई। उसके बाद अलग अलग डिजाइन की मूर्तियां आते गई। धीरे धीरे लालबाग के राजा का महत्व बढ़ते गया, क्योंकि लोगों की मन्नतें पूरी होने लगी। उन्हें उनके बिजनेस में, उनके हेल्थ पे और परिवार में खुशहाली मिलने लग गई। अभी पूरे देश भर से लोग आते हैं लालबाग के राजा का दर्शन करने। खासकर मुंबई के सारे सेलिब्रिटीज, राइट फ्रॉम सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन टू ईच एंड एवरी मराठी टू हिंदी बॉलीवुड स्टार्स, सब आते हैं उनकी दर्शन करने के लिए। अब जानते हैं कि लालबाग का राजा बनता कैसे है। लालबाग के राजा की जो आज की मूर्ति है वो 2011 में पेटेंट हुई है। मिड 90s में कामले परिवार ने ही वो मूर्ति डिजाइन की थी। लालबाग के राजा की मूर्ति आज भी कामले परिवार के ही लोग बनाते हैं। उनके आभूषण डिजाइन करते हैं
संजय वेदक, और उनका जो मुकुट है वो है 15 करोड़ का, जो दिया है अंबानी परिवार ने। एक और विशेष बात यह है कि उनके पैर मिट्टी के हो नहीं सकते, क्योंकि बहुत लोग उनके पैर पे अपना सिर रखते हैं और कईयों बार तो नारियल फोड़ते हैं, तो इससे उनके पैर टूटने का डर था। इसीलिए लालबाग के राजा के जो पैर हैं वो एक मेटल के पैर हैं, जो कि पहले सिल्वर मेटल से कास्ट किए गए और उसमें सोने का पानी चढ़ाया गया। तो जब भक्तजन चरण स्पर्श करते हैं तो मेटल के पैर को छूते हैं ताकि मूर्ति को कोई डैमेज ना हो। लालबाग के राजा का जो पंडाल होता है वो बहुत ही डिजाइनर पंडाल होता है, जिसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं। इसे पहले डिजाइन किया करते थे नितिन देसाई, जो कि एक फिल्म आर्ट डेकोरेटर है। ये जो पंडाल होता है ये हमेशा एक सरप्राइज एलिमेंट होता है, और उनका मुख्य दर्शन भी एक सरप्राइज एलिमेंट होता है, जिससे कि भक्तजन बहुत ही खुश होते हैं। कई लोग तो उनके दर्शन देखते ही रोने लग जाते हैं। पिछली बार का जो डेकोरेशन था वो राम मंदिर जो अयोध्या में बना है उससे इंस्पायर्ड था। लालबाग के राजा की मूर्ति अक्सर 14 से 15 फुट बड़ी होती है। इसके विसर्जन और इसकी स्थापना पूरी एक प्रोसेस ड्रिवन है। इतने ऑर्गेनाइज तरीके से ये मंडल ये पूरा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करता है। लालबाग का राजा, इसकी स्थापना होती है 2 दिन पहले। लालबाग का राजा की मूर्ति वही पंडाल के पीछे बनाई जाती है। पंडाल का डेकोरेशन लगभग 3 महीने पहले से ही चालू हो जाता है। दुकान सजने चालू हो जाते हैं, पूरा एरिया बैरिकेड हो जाता है और उसके अंदर सारा डेकोरेशन का काम लगभग 3 से 4 महीने चलता रहता है। अब जानते हैं कि लालबाग का राजा जब से उसकी स्थापना होती है विसर्जन तक क्या प्रोग्राम होते हैं। पहले दिन से ही लाइन लगना चालू होती है। इनफैक्ट पहले 2 दिन तो बहुत बड़ी लाइन होती है। लालबाग के राजा के पास 5 बार दिन में आरती होती है। सुबह चालू होती है काकड़ आरती और खत्म होती है सायकाल की आरती तक। ये रात को भी दर्शन चालू रहते हैं क्योंकि श्रद्धालु बहुत मात्रा में आते हैं। लालबाग के राजा के दर्शन के लिए कई सेलिब्रिटीज भी आते हैं, कई सेलिब्रिटीज गायक आते हैं जो आरती गाते हैं। लालबाग के राजा की धोती या वस्त्र पूरे दिन में 2 बार बदला जाता है। ये वस्त्र लगभग आधे घंटे में बदला जाता है और बदलते समय भी दर्शन बंद नहीं होता। ये वस्त्र बदलने के लिए भी एक्सपर्ट्स होते हैं। तो इस तरीके से श्रद्धालु 9 दिन दर्शन करते हैं। 10वें दिन तक भी दर्शन चालू रहता है। 10वें दिन शाम को दर्शन बंद करके विसर्जन की तैयारी हो जाती है। विसर्जन में कोई डीजे नहीं होता, एक बैंड होता है, स्वरांजलि ब्रास बैंड। ये श्रद्धालु गीत तथा उत्तेजक भगवान के भक्ति गीत बजाते हुए गिरगांव चौपाटी तक चलाते हैं। लालबाग का राजा का जो विसर्जन सोहला है वो भी एक पद्धति से होता है, एक प्रोसेस से होता है। यानी कि 10वें दिन जब उसकी महाआरती होती है उसके बाद उसे एक बड़े ट्रेलर पे लोड किया जाता है और प्रोसेशन चालू होता है लालबाग से, जो कि गिरगांव चौपाटी में अगले दिन सुबह 8 से 9 बजे उनका विसर्जन होता है। पूरे 12 से 13 घंटे लोग बिना थके गणपति बप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या के नारे लगाते हुए चौपाटी तक जाते हैं। इतनी बड़ी मूर्ति का विसर्जन कैसे करेंगे? ये लोग उठा के तो विसर्जन नहीं कर सकते। विसर्जित करने के लिए उन्हें स्पेशल टाइप की हॉवरक्राफ्ट यानी कि बोट बनाई है, जिसमें एक क्रेन लगी हुई है जो कि वजन लेती है पूरे गणपति बप्पा की, और ये 20 समुद्र में जाके इसका विसर्जन होता है। ये विसर्जन लाइव होता है सुबह 8:30 को अगले दिन, और पूरे पूजा और श्रद्धा से इनका विसर्जन होता है। राजा का विसर्जन ऐसा ही होना चाहिए। होप करते हैं कि इस बार के लालबाग के राजा आप सबकी मनोकामना पूरी करें। ये गणपति का 10 दिन का उत्सव मेरे ख्याल से सबसे बड़ा त्यौहार है भारत देश का, क्योंकि गणपति सिर्फ हमारे हिंदुओं के, मराठियों के या किसी एक कम्युनिटी के नहीं है। जब लालबाग का राजा मस्जिद के सामने से जाता है तो उसके लिए एक अलग अजान पड़ी जाती है। जब वो चर्च के सामने से जाता है तो उसके लिए बेल बजती है। जब वो फायर ब्रिगेड के सामने से जाता है तो सायरन देके सारे फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट वाले उनका स्वागत करते हैं। तो गणपति बप्पा किसी एक मजहब के नहीं है, हम सबके हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं और विघ्नहर्ता हैं। गणपति बप्पा मोरया।